सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सभी? काम चल रहा है? लेजर वर्क जारी है? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है। मुझे लगा कि शायद कुछ आवाज गड़बड़ हो गई है। नहीं नहीं। जब से रिस्पॉन्स। बात ना भैया, अब तो लगता है कि माध्यम के अलावा और कोई थॉट ही नहीं आता कि हम माध्यम है। हम भी जैसे बॉर्डर पर खड़े जो फौजी हमारे भाई हैं, हमारा भी वही रोल है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि हमें भी हर वक्त तैयार रहना अस्त्र शस्त्र से। ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल। अपना कुछ नहीं सोचना, सुख दुख बस हर वक्त एक ही चीज के लिए, बस मानवता की रक्षा के लिए खड़े हैं। हमें माँ ने ऐसे इस चीज के लिए तैयार किया है। बिल्कुल ऐसी। आप सब हमारे उन जो सुरक्षा प्रहरी हैं उन सबके संरक्षण के लिए मौजूद हैं। साथ बिल्कुल। में वो पैशाचिक और नकारात्मक शक्तियों के खात्मे के लिए भी मौजूद हैं। उनके पास तो बाहरी गोला बारूद है, आपके पास भीतरी गोला बारूद है, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन उसकी मार बड़ी तगड़ी होती है। और संरक्षण भी बड़ा स्ट्रांग होता है। सच्चाई यह है कि अगर आप अपने आप को परखें समझें तो आप पाएंगे कि आप जो सोल्जर्स हैं ना, आप ग्लोबल सोल्जर्स हैं। मात्र एक देश तक सीमित नहीं है। और जो संघर्ष है वो संघर्ष एग्जिस्टिंग नेगेटिव फोर्सेस से है, जो किसी ना किसी रूप में काम करती रहती हैं लगातार, तकलीफ देती रहती हैं जनमानस को, मानवता को। और अब एक ऐसा स्टेट भी आ चुका है कि अब ये डिस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। मैं खाली इस युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं। आप पिछले 2020 से घटनाक्रम को देखिए। 2020 से पहले कोरोना के नाम पे बहुत मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में कई महीने तक आग लगी रही। 85 लाख जानवर जल के भस्म हो गए। उसके बाद भी कई जगह लगातार आग लगती रही। कहीं भूकंप आए। और दो देशों के बीच में तो पहले से ही युद्ध चल रहे थे। तीसरा देश हमारा भी अब शामिल हो गया युद्ध वाला। ऑलमोस्ट युद्ध ही है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर भारत में ये सब घटनाक्रम हो गया है तो अब आप समझ लेना कि कुछ बचना ही नहीं है शेष। भारत में ऐसे घटनाक्रम का मतलब ही बहुत बड़ा होता है, जहां पर इतनी सारी शक्तियां विद्यमान हैं, इतने बड़े बड़े संतों की चेतनाएं मौजूद हैं, स्वयं आदि शक्ति का अवतरण हुआ और वो आज भी मौजूद हैं। तो इस और उसके बाद भी युद्ध जैसे घटनाक्रम बन रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि विश्व की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं। बहुत ज्यादा खराब है। तो इसके लिए क्या रास्ता बचता है हम पे? जैसे मैंने बहुत पहले कहा था कि अपनी तरफ पूरा फोकस रखना है, क्योंकि पता नहीं समय कितना है। और अपनी चेतना को निरंतर उत्थान के मार्ग पर बनाए रखना है। ये फालतू के टेंट्रम है ना, झंझटे जो लेके बैठे रहते हैं फालतू की, इनको डस्टबिन में डालना होगा। वरना आप बेकार हो जाएंगे, किसी के मतलब के नहीं रहेंगे। और समय एकदम गायब हो जाएगा। खुदा ना खास्ता कोई अभी सुने में आया जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ से अटैक हुआ उनके ठिकानों पर। सुनने में आ रहा है ये होक्स भी हो सकता है।
ये कवर फायर करने का भी एक व्यवस्था हो सकती है। हमारे प्रधान सेवक को ढकने की व्यवस्था भी हो सकती है। कि सुनने में आ रहा है कि भैया वो लीकेज हो रही है न्यूक्लियर, पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज होनी शुरू हो गई है। इसके बारे में कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है आज की तारीख में, और किसी ने एडमिट नहीं किया है, तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। होक्स इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे हमारे यहाँ का जो महान आत्मा है वो हर स्तर पे फेल हो गया है, एट एवरी लेवल ही इज टोटली फेल्ड। विदेश नीति वो फेल्ड हो गई पूरी तरीके से, सुरक्षा की नीति वो सारी खत्म हो गई, अपने व्यक्तित्व वो खत्म हो गया। अब आप देखिए कि एक भी राष्ट्र हमारे राष्ट्र के साथ खड़ा नहीं है, एक भी राष्ट्र। इन महान आत्मा की विदेश नीतियों ने या इनके स्वभाव ने कैसा दुर्गति की हमारे भारत की। ऐसा हाल कभी नहीं हुआ हमारे भारत का। जब हम आजाद नहीं थे तब भी इतना बुरा हाल नहीं था। आजाद होने के बाद जब कुछ भी नहीं था तब भी इतना बुरा हाल नहीं था। आज बहुत ज्यादा दुर्गति है वैश्विक स्तर पे। एक भी राष्ट्र का सहयोग नहीं, सोच सकते हैं आप, नितांत अकेला। और अब ये षड्यंत्र का पता भी लग गया, ये रोका क्यों गया, उसके पीछे जो षड्यंत्र था आप सब लोग जान रहे होंगे। कतर में कतर में वो सारा षड्यंत्र एक्सपोज हो ही गया है। धंधे पानी का मैटर था, किसी को बचाना था, कुछ धंधा करना था मित्रों के लिए, बस सारा नौटंकी हो गई है पूरी। और इसका अंदेशा हमें पहले से ही था। खैर ये एक दूसरा एक बाहर का पहलू है, लेकिन इसके पीछे अगर गहराई से जाके देखेंगे तो इसके पीछे सारा खेल सैटेनिक फोर्सेस का है। सैटेनिक फोर्सेस के लिए हमारी सेनाएं भी कुछ नहीं कर सकती। नोबडी कैन डू एनीथिंग फॉर सैटेनिक फोर्सेस। सैटेनिक फोर्सेस के लिए केवल प्रकाशित चेतना ही कार्य कर सकती हैं, और वो भी ऐसी चेतनाएं जिन्हें अपना जीवन का मकसद मालूम हो, जिनको ये पता हो अच्छे से कि क्यों जागृत किया गया है। उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता मदद। कहने को तो जागृत चेतनाएं हैं, पर अपने अपने चक्करों में ही लगी हुई हैं, उनका अपने चक्कर से चित्त बाहर जाता ही नहीं। अपनी समस्याएं, अपनी ये अपनी वो, उससे बाहर ही नहीं है। मतलब ठीक है, समस्याएं सबके जीवन में है, कोई ऐसा शायद मानव नहीं, लेकिन केंद्र बिंदु क्या है? समस्याएं या अपनी जिम्मेदारी, मां आदि शक्ति के द्वारा प्रदान की गई जिम्मेदारी? ये समझने की बात है। तो जो अभी भी अपने ही चक्करों में उलझे हैं, मैं कहूंगा यूट्यूब पे भी समझे इस बात को। यूट्यूब पे जो मौजूद हैं, कुछ नहीं होने वाला, बेकार हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि अब समय ही नहीं बचा। खुदा ना खास्ता कोई न्यूक्लियर मिसाइल अटैक हमारे भारत पे हो जाए, होगा क्या? अंदाजा है? हिरोशिमा पे जो बॉम्ब डला था उसमें यूरेनियम की मात्रा बहुत कम थी, बहुत कम थी, ऐसा बताया जाता है। तो उसने इतना भयानक घटनाक्रम पैदा किया था। अब तो उससे 80 गुना ज्यादा यूरेनियम वाले अस्त्र शस्त्र हैं, भयानक रूप से घातक हैं। तो करोड़ों लोग भी मारे जा सकते हैं, करोड़ों। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान में मारे जाएं कि यहां मारे जाएं, सवाल ये है कि लोग मारे जाएंगे, और उनमें बाकी सारे भी होंगे। तो जो लोग अभी इसी चक्कर में ही उलझे रह गए कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे बाहर निकाले, तो वो तो वहीं एंड हो गए। कहने का मतलब ये है, एक ब्लास्ट हुआ वो वहीं के वहीं एंड हो गए। तो होगा क्या? चेतनाएं तो रह गई आधी अधूरी। और आने वाले जन्म में अगर ले भी लिया तो उन्नत होने का व्यवस्था नहीं है।
तो इसीलिए केवल इस वक्त वही लोग कारगर होंगे ऐसी भयानक शक्तियों से युद्ध करने के लिए जो लोग अपने से ऊपर उठे होंगे, अपने से, अपनी बहुत सीमितता से बाहर निकले हुए होंगे। वही मदद कर सकते हैं, अन्यथा मदद कर ही नहीं सकते, करने योग्य ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसके समय को बहुत, इसका बहुत बड़ा महत्व है, समय का बहुत महत्व है इस समय का। और बहुत लिमिटेड पीरियड है, पीरियड ज्यादा नहीं है समय। चलो हम में से बहुत से लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई, माना, लेकिन बाहर की ऐसी स्थितियां विकट हो जाएंगी कि आपको अपना जीवन बनाए रखना ही मुश्किल हो जाएगा, हर प्रकार के संकट आएंगे। तो चेतना की उन्नति का सवाल हो पाएगा क्या उस वक्त, उन्नत हो पाएगी ऐसी कंडीशन में? जहां सर्वाइवल की समस्याएं आ गई, तो आप चेतना की उन्नति की सोच पाओगे क्या? जिस समय का जिक्र श्री माता जी भी लगातार करती रही, सौभाग्य और दुर्भाग्य से वो समय आज आ गया है। आ चुका वो समय आज, सौभाग्य समझे तो और दुर्भाग्य समझे तो। और ये समय उन लोगों के लिए है ही नहीं जो जागृति की तरफ आए ही नहीं, या जो जागृति के नाम पर आ तो गए पर जागृति के लिए कुछ करते नहीं। उनके लिए समय नहीं है। ये गोल्डन पीरियड उन लोगों के लिए है जो जागृति के मार्ग मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं, उत्क्रांति के मार्ग पर आ चुके हैं, उनके लिए गोल्डन पीरियड है। क्योंकि अगर ये समझ में आ रहा है भारी घटनाक्रम, तो पूरी की पूरी इच्छा शक्ति के साथ समस्त अपने चित्त को, चेतना को हटा हटू कर अपने आंतरिक उत्थान की तरफ लगाना आवश्यक है आज की तारीख में। बहुत दुर्गति हो जाएगी अन्यथा। और मैं देख रहा हूं अभी बहुत से लोग तो बस अभी पुरानी धुरानी चीजों में ही पड़े हैं, तो क्या होने वाला है उनका समझ नहीं आता। मुझे तो लगता है श्री माता जी की कही हुई बातें अब वो सत्य होने की स्थिति में आ रही हैं। माँ ने कहा ना कि 80% पीपल विल बी नो मोर। पता नहीं कब क्या दुर्घटना हो जाए। हजारों की संख्या में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए बैठा है महामूर्ख मानव, हजारों की संख्या में। एक भी फट जाएगा तो उसका ही कम से कम 100-100 किलोमीटर तक शरीर बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, 100 किलोमीटर के रेडियस में। पहले वाला जो लिटिल बॉय था जो हिरोशिमा नागासाकी पे छोड़ा था, एक तरीके से उसका रेडियस शायद 20-25 किलोमीटर के करीब रहा होगा। अब तो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा रेडियस का है डिस्ट्रक्शन। और वो जो वेव पहले ब्लास्ट के बाद जो वेव तैयार होगी, उसकी स्पीड 2500 से 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। यानी कि एक थर्स्ट ही उठा के आपको फेंक देगा, खत्म कर देगा, एक झटके में गायब। मैंने उसके चित्र देखे थे हिरोशिमा वाले के, कुछ चित्र लोगों के पास है। और जापान में तो पूरा संग्रहालय बना हुआ है उन स्थितियों का। तो उसमें देख के तो मैं, मतलब देख के आप शॉक रह जाएंगे कि कोई इंसान बैठा हुआ था। और जब ये ब्लास्ट हुआ, तो बताते हैं उस वक्त जो ब्लास्ट हुआ था, टेम्परेचर 4000 डिग्री का जनरेट हुआ था, 4000 डिग्री का तापमान पैदा हुआ था उस काल में, 1945 में। और जो बैठा था ना, वो एक शेडो जैसा रह गया था उसका पूरा शरीर। बस वो डिजाइन राख का डिजाइन था वो।
राख का डिजाइन बन गया था, मैंने फोटो देखी है। ये तो पहली ही सेकंड की कहानी है, फर्स्ट 2-3 सेकंड की कहानी। उसके बाद जो हवा चली, जो उसकी ब्लास्ट के बाद जो एयर एयर का जो एक तूफान आया, उसने बहुत दूर तक मार करी। बताते हैं 24 लाख लोग थे, 8 लाख लोग एक झटके में कम हो गए थे। एक झटके में 30% लोग गायब हो गए, ऐसा बताते हैं। अब उससे 80 गुना से लेकर 100 गुना घातक हथियार है। अब तो बताते हैं कि यूरेनियम की मात्रा 1 किलो से ज्यादा भी हो सकती है। और तब शायद कितनी बताई थी उन्होंने, 600 ग्राम के करीब शायद यूरेनियम की मात्रा। 64 ग्राम, 64 ग्राम। एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं। और अब थाउजेंड थाउजेंड ग्राम के करीब के यूरेनियम है। तो ये बड़ा, मनुष्य ने अपनी मौत अपने हाथ से तैयार कर रखी है। और ये भी एक खेल संतुलन का ही है। देखो, अब इसे ब्रॉडर वे में देखो कि इक्विलिब्रियम कैसे जनरेट होगा, इक्विलिब्रियम कैसे स्टेब्लिश होगा। कुछ लोग हैं नकारात्मक शक्तियों के अधीन आते चले गए लगातार, बहुत थोड़े से लोग सकारात्मक शक्तियों के अधीन हैं। तो नकारात्मक शक्ति वाले क्या करेंगे, वो इसी प्रकार के बम बनाएंगे, ऐसे ही बम बनाते जाएंगे। तो एक दिन ऐसा समय आएगा, जिन लोगों ने बम बनाए और जिन बम बनाने वालों के सहयोगी हैं, वो एक झटके में साफ। तो ये है डिवाइन का ऑटो बैलेंसिंग सिस्टम। जो लोग एंटी नेचर होते जाएंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और अपने ही द्वारा बनाई गई चीजों से डिस्ट्रॉय होंगे वो। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। और ये सारी व्यवस्था हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही व्यवस्था है। ऑटो डिस्ट्रक्शन सेटअप ऑलरेडी, इनबिल्ट सेटअप हमारे पास भी है। आप जैसे ही नकारात्मक साइड जाने शुरू हुए, अंदर विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे आप नष्ट हो जाते हो। तो कहने का मेरा मतलब है, ये गोल्डन गोल्डन पीरियड है, वेरी वेरी गोल्डन पीरियड। ये खतरनाक समय बाहरी लोगों के लिए है, हमारे लिए गोल्डन पीरियड है। क्यों? हम जैसे लोगों ने बहुत कोशिश करी 25 साल से, कहते 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 समझाते, कहते समझाते, ये दिन आ गया। तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम तो, हमारी जवाबदेही माँ आदि शक्ति के लिए है, वो हमने पूरी कर दी। और ये समझ में भी आ चुका कि जो लोग इधर उधर बेकार की चीजों में लिप्त हैं, वो तो खुद ही उन्होंने अपने नष्ट होने वाले काम शुरू कर दिए ऑलरेडी, खुद ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे बचा के उन्हें? एक समझने की बात है, क्या करेंगे बचा के? तो हमारी एनर्जी केवल अपने आंतरिक उत्थान की तरफ हो। हाँ, एक सरल रूप में हम ये कह सकते हैं कि हम मानवता के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें, जो भी हमें शक्तियां दी श्री माता जी ने। कोई अनहोनी घटित होने वाली है, हमें लग रहा है कोई अनहोनी घटित होगी, तो हमारा एक कर्तव्य दायित्व बन जाता है कि अपनी चेतना व चित्त को वहां पर हम फिक्स कर दें, और उस क्षेत्र को, उस जगह को, उस स्थान को, उस व्यक्ति को एनर्जाइज करें। और दूसरी चीज, लगातार अपना आंतरिक उत्थान बनाए रखें, निरंतर बनाए रखें। मतलब यहां ये नहीं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अच्छा आज समय नहीं है, आज बहुत प्रॉब्लम है, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरे घर में दिक्कत आ गई है, आज मेरा किसी ने मूड खराब कर दिया, ये सब रद्दी बातें एकदम डस्टबिन में फेंक देनी चाहिए।
जब क्वेश्चन आंसर होंगे तो ये आंसर वो सुनने वाले नहीं, ये सारे हमारे खुद के लेम एक्सक्यूजेज हैं जो हम ही को नुकसान दे रहे हैं। और ये भी एक तरीके के छोटे छोटे बॉम्ब ही हैं जो हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं धीरे धीरे। ये लेम एक्सक्यूजेज के फॉर्म में बॉम्ब्स ही तो हैं। अरे नहीं नहीं, आज मूड नहीं है, आज हम क्या करते हैं, सीरियल देख लेते हैं। अच्छा, आज हम ये वाला काम कर लेते हैं, छोड़ो। तो ये सब एक छोटे छोटे बॉम्ब हैं जो हमारी चेतना को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, और समय है नहीं। इसीलिए इस बात को पूरी तरीके से कटिबद्ध होना है, अपने आप को पूरे अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार करना है कि नहीं, हमें एक पल भी गंवाना नहीं है। और जो भगवान ने जीवन दिया उसका भरपूर आनंद भी उठाना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारा कार्य आपके आनंद उठाने वाले पलों में भी चलता रहेगा, ये बीच में नहीं आ रहा है। जब तक आप खुद इन्वॉल्व ना करो, अटैच ना हो जाओ किसी चीज से, तब तक ये काम आपके आनंद के पलों में भी नहीं रुकता है। आप ही खुद रोकना चाहें तो बात अलग है, ये रुकेगा ही नहीं। और ये रुकता सबसे ज्यादा कब है, जब आपकी कोई एडवर्स सिचुएशन पैदा हुई, आप उसमें सर दे के घुस गए, साक्षी भाव में नहीं रहे, तो फिर ये वाला मामला खराब हो जाता है। यदि आप साक्षी भाव में हो तो आपका कितना भी बुरे से बुरा जो हालात बन रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इस कार्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये भीतर का कार्य है, ये टॉप प्रायोरिटी का मामला है, आपने जो टॉप प्रायोरिटी है। अब जैसे दैनिक जीवन में हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है दैनिक जीवन में? ग्रॉस लेवल पे हम जी रहे हैं, तो टॉप प्रायोरिटी क्या होती है हमारी, कोई बताएगा? मैं यहाँ ग्रॉस लाइफ ब्रेड की बात कर बटर। रहा हूँ, ग्रॉस लाइफ। पैसा कमाना। हाँ, अपना लाइवलीहुड के लिए रिसोर्सेज अपने पास रखना। बिल्कुल परफेक्ट। घर, रोटी कपड़ा और मकान। राइट। अगर ये हम पे सब है भी, तो टॉप प्रायोरिटी क्या है? चलो ये तो हम कर ही रहे हैं डेली, लेकिन प्रतिदिन की टॉप प्रायोरिटी क्या है ग्रॉस लेवल पे हमारी? अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या वो उनका ध्यान नहीं रखना। नहीं 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 सरंजीत जी, वो तो है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, आंख खुली सुबह उठने के बाद सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है हमारी, टॉप प्रायोरिटी? कनेक्शन भैया। नहीं नहीं, डिवाइन रिस्पॉन्स। मैं ग्रॉस लेवल की टेंशन बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, ग्रॉस लेवल। है। टॉप प्रायोरिटी हमारी वही है जो जानवरों की है, भोजन खाना। रात को खा के सोए थे 7-8 बजे, सुबह उठे तैयार हुए, उसके बाद सबसे पहले कोई ना कोई भोजन ही करते हैं हम। टॉप प्रायोरिटी तो भोजन है। इसके अलावा कोई टॉप प्रायोरिटी नहीं है ग्रॉस लेवल पे बॉडी की। क्योंकि शरीर को जो उन्होंने एक अमानत के रूप में शरीर दिया, उसको बनाए रखने के लिए इसको भोजन कराना, शरीर को खाना खिलाना। बहुत से लोग कॉफी पिलाते हैं, बहुत से लोग चाय पिलाते हैं, बहुत से लोग नट्स खिलाते हैं इसको, है बहुत से स्प्राउट खिलाते हैं। अब वो अपनी वैरायटी अलग अलग है सबकी। लेकिन सबसे पहले क्या आता है भाई, शरीर चलता रहे। है नहीं ये टॉप प्रायोरिटी? और फिर अगले दिन के भोजन के लिए अब हम प्रबंध करने की सोचते हैं। चलो आज का तो कर लिया, अब कल के लिए भी है क्या ये व्यवस्था कि कल भी खा पाएंगे या नहीं? तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे जीवन की भोजन की। फिर आती है वस्त्रों की। वो एक पिक्चर आई थी ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो मनुष्य की टॉप प्रायोरिटी ये तीन ही है, रोटी कपड़ा और मकान। तो इसी प्रकार से, ठीक बिल्कुल एग्जैक्टली इसी प्रकार से हमारी जो एक जागृत अस्तित्व हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसकी भी टॉप प्रायोरिटी है इसका भोजन। आंख खुलते ही इसका भोजन कराना। अब ग्रॉस बॉडी का भोजन तो हम तुरंत आंख खुलते ही नहीं करते,
10-15 मिनट आधा घंटा इधर उधर निकाल के कर लेते हैं, कोई पानी पिएगा कुछ। लेकिन इसको तो आंख खुलते ही भोजन चाहिए। और अगर इसे भोजन नहीं खिलाया, और इसके साथ बीमारी ये है, खाना तो हम 2 या 3 बार खा के काम चल जाएगा हमारा शरीर का, इसको तो हर समय खिलाना पड़ेगा, एवरी मोमेंट। जैसे कि इसे तो एक पाइप लगा के छोड़ना पड़ेगा कि लगातार इसे भोजन मिलता रहे। आज के काल में, आज के काल में, बिकॉज इट इज हाई टाइम, हर समय भोजन चाहिए। क्यों? आप अपने आप को एक सोल्जर की तरह अगर तैयार कर रहे हैं, तो नॉन स्टॉप एनर्जी का इनपुट चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से नॉन स्टॉप एनर्जी कंज्यूम हो रही है। जहां जहां अटेंशन अवेयरनेस आपकी जुड़ी है, वहां ये एनर्जी काम निरंतर कर रही है, निरंतर। जब से युद्ध हुआ है शुरू, तो कुछ लोग सर्विलांस पे हैं, 24 आवर्स के सर्विलांस पे, बॉर्डर्स वगैरह पे या इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे सर्विलांस पे हैं। हमारे बहुत से सुरक्षा कर अधिकारी, सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा अधिकारी निरंतर सर्विलांस पे है कि दूसरी साइड से कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई एरोप्लेन, कोई आ तो नहीं रहा हमारी तरफ। हम हमारा भी वही स्थिति है। उनकी तो युद्ध की अभी घटनाक्रम बना है। हमारा युद्ध पता है कब से समय शुरू हो चुका? कब से? कोई बताएगा कब से हमारा युद्ध शुरू हो चुका है? 2014 से। कोरोना टाइम, तो कोरोना से। 2014 से तो ट्रेनिंग सेशन शुरू जब हुआ से था। रियलाइजेशन लिया, कोरोना टाइम से शुरू हुआ। जब से रियलाइजेशन 1970 से। एकदम गलत आंसर, एकदम अना, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। अनादि काल से हमारा युद्ध चल रहा नहीं नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन फिलहाल कब से शुरू हुआ? एक सही आंसर की दरकार है। कौन देने वाला है है। सही आंसर? जब जब से रियलाइजेशन रियलाइजेशन मिला। लिया है, जब जब हम से रियलाइजेशन माँ लिया। के अरे सच्चे अरे, सोल्जर्स बन ये गए। क्या एक साथ मछली बाजार बन गया? एक एक करके बता दो। हम्म। जब से हम शिव माता जी के सच्चे सोल्जर्स बने कि हम आज से ये सब चीजें करेंगे, अपने अपनी अपनी प्रायोरिटीज को साइड पर रखकर। चलो, मैंने एक बार को मान लिया, लेकिन करेक्ट आंसर अब भी नहीं है। अ, जब माँ ने सहस्त्रार खोला 1971। नो, बिल्कुल भी नहीं। तब खोलने के बाद अभी तक तो लोग तैयार हुए नहीं है, इतने 50 साल बाद भी। एक परफेक्ट आंसर की जरूरत है, एक बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा एक आंसर। क्लू दे दिया मैंने। पॉलिटिक्स से। जब से हम हृदय और सहस्त्रार पे जुड़े हैं। नो, वो भी ट्रेनिंग थी। पॉलिटिक्स शुरू हो गए तब से। है? सहयोग में। अब बहन, सहयोग में पॉलिटिक्स। आप ये तुक्के पुक्के मत मारो, अंदर जुड़ के आंसर दो। ये आइडिया वाले आंसर नहीं होने चाहिए, अंदर से क्या आ रहा है और उसकी कोई। भैया जब से हाँ। भैया जब से समर्पण किया। हाँ, अब आया ना, हमारी बहन ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ये था एकदम सीधा सच्चा आंसर कि भाई जब से समर्पित हो गए, जब से समर्पण कर दिया, वही पहला दिन था। बिफोर दैट इट वॉज ए ट्रेनिंग। अब सबका समर्पण अलग अलग काल में है। सबका एक साथ समर्पण नहीं है। सेशन भले ही एक साथ चलते हों, पर समर्पण सबका एक साथ नहीं है। जिस क्षण, जिस क्षण, जिस घड़ी में हमने अपने अंदर ये एक्नॉलेज किया कि मां, अभी से, इसी क्षण से 100% समर्पण, वो पहला दिन है उस कार्य का। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं।
अब ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं ये हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, बट वी आर नॉट रेडी, क्योंकि हम पूरी तरह समर्पित नहीं है तो हम रेडी भी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि वो अपनी सारी शक्तियों से हमारे माध्यम से काम लेना चाह रही हैं, पर हम चूंकि कहीं ना कहीं अटके हुए हैं तो इसलिए हम 100% समर्पित नहीं है। लेकिन जिस क्षण आपके अंदर ये बिल्कुल स्थापित हो गया कि माँ ये जो महसूस हो रहा है मुझे, आज से मैं पूर्णतया नहीं रहा, आज से मैं अपने लिए नहीं रहा, ये पूरा समर्पण हो गया, वही दिन पहली शुरुआत है उस सोल्जर के रूप में। और जब तक ये घटित नहीं हुआ अंदर से, तब तक सब ट्रेनिंग है, तैयारी है। सेल्फ रियलाइजेशन तो एडमिशन था नर्सरी क्लास में, कि भाई आप पढ़ाई शुरू होनी है तो एडमिशन लेने के लिए आपने सेल्फ रियलाइजेशन आपको दिया गया ताकि आप प्री नर्सरी में एडमिशन ले लें। उसके बाद बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, जैसे क्लास में होते हैं ना पाठ्यक्रम, आप में से 2-3 जने तो टीचर है। पाठ्यक्रम हुए, कोर्सेज हुए, अध्याय हुए, बहुत सारी धीरे 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 करके चल रहा है। और ये सारी पढ़ाई उस दिन एंड हो जाती है, सारी पढ़ाई का उस दिन बिल्कुल जीरो पे आ जाती है एंड, जब हम अपने आप को पाते हैं कि हम माँ अब 100% समर्पित हैं। वो हमारा पहला दिन होता है एक अपने नए फेज का। हम सब बहुत सारे काम करते रहे अटेंशन से, दैट वाज ऑल्सो ए ट्रेनिंग पार्ट। काम भी हो रहा है लेकिन ट्रेनिंग भी चल रही है। अब देखिए डॉक्टर है, अब डॉक्टर की जब पढ़ाई चल रही होती है, हमारी सुमेधा बहन तो यहाँ बैठी हैं, जैसा मैंने भी जाना है, तो उन्हें शुरुआत में कोई मान लीजिए एमबीबीएस कर रहा है या कोई सर्जन बनना चाहता है, तो डेड बॉडीज को मंगाया जाता है, बकायदा चीर फाड़ करने के लिए डेड बॉडीज मंगाकर उन पर प्रैक्टिस कराई जाती है। उनको प्रैक्टिस कराई दे जाती है चीर फाड़ की। लेकिन जीवित शरीर तब तक नहीं दिया जाता जब तक वो चीर फाड़ में उस एक्यूरेसी को प्राप्त ना कर ले और सारे जो पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल ना करे। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी जब पहला पहला किसी जीवित मनुष्य का ऑपरेशन करने चाहता जाता है वो, तो सीनियर डॉक्टर्स का सुपरविजन उसके साथ होता है। वो अपने सामने खड़े होकर उसे गाइड करते हैं कहीं ना कहीं। धीरे धीरे उनकी गाइडेंस में धीरे धीरे ऑपरेशन करते 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 एक दिन उसे लगने लगता है कि अभी तो कर सकता है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी करता है, लेकिन जो भी जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं अभी भी वो कोई ना कोई लिटरेचर उठाते जरूर है कि लेटेस्ट अपडेट क्या है सर्जरी में। सर्जरी से पहले थोड़ा सा जरूर देखेंगे कि लेटेस्ट कोई अपडेट तो नहीं आई, और उसके बाद फिर सर्जरी करेंगे। तो इतना वास्ट फील्ड है मेडिकल फील्ड। और ये जो चीज है ये तो एंडलेस है। जो श्रीमाता जी आपको तैयार करना चाह रहे हैं वो तो एंडलेस प्रोसेस है, अनंत काल तक के लिए फाइट चलनी है। तो ये इसलिए ये चीज हमें समझनी होती है कि सरेंडर, अब इस लेवल पे सरेंडर नर्सरी क्लास है। अगर हम इस चीज की बात करें, इस वाले काम की बात करें, तो यहां से अभी प्री नर्सरी का सेशन कंप्लीट सरेंडर से शुरू हो रहा है ना? इंटरेस्टिंग बात। कहाँ सेल्फ रियलाइजेशन मिला था तो प्री नर्सरी थी, लेकिन जिस क्षण जिस दिन सरेंडर हुआ कंप्लीट, वहां से एक और प्री नर्सरी में हमारा एडमिशन हो गया। और किस चीज को सिखाने के लिए? अब आप धीरे धीरे डिवाइन व्यवस्था को समझने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं
कि डिवाइन अपनी व्यवस्था कैसे संचालित करते हैं, कैसे कैसे कहाँ कार्य करते हैं, कैसे कैसे वो इस्तेमाल करते हैं। अब आप धीरे धीरे उन चीजों को सीखेंगे कंप्लीट सरेंडर के बाद। श्री माता जी ने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया ना, गॉड्स रियलाइजेशन, यानी कि कंप्लीट सरेंडर है गॉड्स रियलाइजेशन। सरेंडर काय को किया? जिस क्षण गॉड का 100% रियलाइजेशन अपने भीतर हुआ, उसी दिन सरेंडर हुआ। यानी कि गॉड से रिलेशन भी एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है आगे के कार्य की। वो सेल्फ रिलेशन की पैरामीटर थी, वो भी प्री नर्सरी थी। और यहां पर इस लेवल पे अगर आप उनके सोल्जर बनने जा रहे हो, डिवाइन सोल्जर, तो गॉड से रियलाइजेशन is the minimum eligibility for such kind of work. God's realization is equal to complete surrender, है ना? फिर जीरो पे आ गए ना हम लोग। कितनी बार जीरो होते हैं। पर एक अवेयरनेस का लेवल हमारा कंप्लीट हो जाता है और फिर एक नई जीरो से हमारी शुरुआत होती है हमारी अवेयरनेस की। मजा आ रहा है? 1-1.5 मिनट रह गया है इस वाले सेशन का। अब का जो सेशन है, यानी कि अब जो आपका कंप्लीट सरेंडर के बाद के हालात हैं या उसकी पढ़ाई है, वो बड़ी रोचक होगी, बहुत ही रोचक महसूस होगी आपको कि भाई अब आप छोटी छोटी डिवाइन के घटनाक्रमों को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे। अच्छा, ये वहां हुआ था तो क्यों हुआ होगा, इसके पीछे के कारण क्या रहे होंगे, कैसे कैसे घटनाक्रम बन रहा है, अब आपको इधर भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। कितने अफसोस की बात है ना? हम फिर से 5 साल बाद जीरो पे आ गए, लेकिन इस जीरो में निगेटिव मार्किंग वाला जीरो नहीं है। ये असेंडिंग ऑर्डर वाला जीरो है कि हर स्टेप पे एक जीरो है। असेंडिंग ऑर्डर में हम जब चल रहे हैं तो उसके हर स्टेप में एक जीरो से शुरुआत होनी है। तो अब ये फिर एक जीरो से शुरुआत हो रही है। यदि हम अपने भीतर में ये समझ पा रहे हैं कि हम 100% सरेंडर्ड हैं, सो दिस फीलिंग इज गिविंग यू द फीलिंग ऑफ गॉड्स रियलाइजेशन। मजा आया रियलाइज करके? मुबारक हो। प्री नर्सरी में एडमिशन ओपन हो रहे हैं। वैसे भी सीजन है नए एडमिशन्स का, तो प्री नर्सरी में एडमिशन खुल गए हैं। अब देखिए, तैयारी है एडमिशन की, अपने अंदर झांक के देखिए। श्री माता जी ने तो कह दिया था, बेटा ये सहज योग है, एकदम सरल है ना, सरल। है ना सरल? कितना सरल है ना, कुछ करना ही नहीं होता। अब प्री नर्सरी में बच्चे की एलिजिबिलिटी क्या होती है? आप लोग तो टीचर हैं, आप में से कोई बताएगा बच्चे की प्री नर्सरी की एलिजिबिलिटी क्या होती है?
बता तो दो। अबोध होता है। हाँ। एकदम अबोध होता है। यस, एकदम अबोध हो, पहली ये एलिजिबिलिटी। प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। क्या चीज? बहन क्या बोला आपने? रेखा बहन, आपकी आवाज नहीं समझ में आई मुझे, कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। चलिए। आजकल भैया एज फैक्टर भी है। यहाँ पे हम एज वाला मैटर नहीं मान रहे, ये थोड़ा अलग तरीके जी का भैया, है प्रॉक्सिमिटी। ना। पहला, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, हाँ, पहली रिक्वायरमेंट अबोधिता, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, हमारी अभी बहन ने, अभिनीत बहन ने लिख के भेजा मैसेज कि टीचर में कंप्लीट फेथ। बिल्कुल परफेक्ट बात। वैसे यहाँ पे ना एक बहुत सरल बात यह है बहन, अगर अबोधिता है तो निश्चित रूप से फेथ है। जिनको फेथ नहीं होता वो निश्चित रूप से अबोध नहीं होते। क्यों नहीं होते? उनका माइंड सक्रिय है, जो फेथ नहीं होने दे रहा। और जब माइंड एग्जिस्ट कर रहा है तो इनोसेंस का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। When mind is there is no innocence at all. Mind restrict the manifestation of your innocence. Mind. तो पहली चीज हो गई इनोसेंस। अगर दूसरी चीज हम बहन के हिसाब से कहें, कंप्लीट फेथ। तीसरी चीज, सीखने की विल। प्योर डिजायर रिलेटेड टू लर्न। और एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और है, हालांकि वो इनोसेंस में कवर हो जाती है, लेकिन फिर भी सेपरेटली बताना चाहूंगा। बच्चा हेल्दी होना चाहिए। वहां शरीर रूप में हेल्दी चाहिए, यहां चेतना के स्तर पे हेल्दी चाहिए। बस ये चार रिक्वायरमेंट काफी है, चार एलिजिबिलिटी काफी है। तो सब अपने अंदर झांक के देखें कि ये चार पैरामीटर फुलफिल हो रहे हैं, या तीन हो रहे हैं, या दो हो रहे हैं, या एक हो रहा है, या एक भी नहीं है। ये व्यक्तिगत स्तर पे अपना आंकलन स्वयं करने की जरूरत है, क्योंकि हमसे ज्यादा खुद को कोई नहीं जानता। कहां पर हम अंदर से क्या करते हैं हम पहले से ही जानते हैं अपने आप को। तो ये जो नई कक्षा है, इसकी चार प्रकार की एलिजिबिलिटी उपस्थित है। जो माइंड का इस्तेमाल करते हैं वहां इनोसेंस कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, यानी कि इनोसेंस होती नहीं है। श्रीमाता ने इसलिए अबोधिता पे जोर दिया। अबोधिता मतलब माइंड फ्री स्टेटस। माइंड फ्री स्टेट इज कॉल्ड अबोधिता, बिकॉज देर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड ओवर द अवेयरनेस ऑफ द चाइल्ड। अब सबसे बड़ा कंटेमिनेशन क्या है हमारे अंदर? संसारिक स्तर पे हम कहते हैं यार ये बड़ा समझदार है, और स्पिरिचुअली वो बिगेस्ट कंटेमिनेशन है। स्पिरिचुअली तो बिल्कुल शार्प कंट्रास्ट है, वो बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन है। संसारिक स्तर पे ज्यादा समझदार इंसान बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड है। क्यों? अब इसका आंसर दे दो।
कोई देगा इसका आंसर? वो सब क्यों कंटेमिनेटेड है इतना? कंडीशनिंग वो ना उसके अंदर। माइंड एक्टिव है। हाँ वो तो है ही, अफसोस। निर्विकल्प होगा, निर्विचार नहीं होगा, और कंपैरिजन में रहेगा, तो ये सारी चीजें हमेशा चलेंगी जब वो वर्ल्डली वाइज है तो। इसका एक सरल आंसर है कि दुनिया ग्रहण। की कंडीशनिंग से इन्फेक्टेड है वो। अभी कुछ था जिस सांसारिक स्तर पे समझदारी कहते हैं, मैं उसे इन्फेक्शन कहता हूँ, कंटेमिनेशन कहता हूँ। जितने भी सांसारिक समझदार हैं वो ग्रोथ नहीं ले पाते हैं। जितने भी ये यूट्यूब पे मेरी बात सुन रहे हैं, 40 40 30 30 साल पुराने सहजी, आप सब लोग संसार में, समाज में बहुत अच्छे से एक बहुत ही स्टेब्लिश और सेंसेबल पर्सन के रूप में स्टेब्लिश्ड हैं, मान्यता है आपकी। पर हकीकत क्या है? स्पिरिचुअल लेवल पे उतने ही ज्यादा अनएलिजिबल हैं, क्योंकि वो समझदारी आपकी अबोधिता को निगल चुकी है। ये समझदारी, दिस समझदारी हैज डिवॉर्ड द इनोसेंस कंप्लीटली। क्योंकि जितनी संसारिकता से समझदारी है, वो आपको दुनिया जहान के इफ एंड बट में एंटेंगल्ड कर चुकी है। आपने सैकड़ों किस्म के पैरामीटर अपने जीवन के लिए तैयार कर दिए हैं, और खूंटे से बंधी गाय और भैंस की तरह आपका उतना सा ही दायरा है, उससे आप बाहर नहीं जा पाते। तो ये बड़ा चैलेंज है इनोसेंस के लिए। अगर आप संसारिक स्तर पे बहुत समझदार हैं, तो इट इज ए थ्रेट टू योर इनोसेंस। थोड़ा सा दिल टूट रहा होगा, पर अभी टूट लेना ठीक है। बड़ा चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है। छिमाताई ने बहुत प्यार से बताया था, ये शुड बी लाइक चाइल्ड, चाइल्ड लाइक अवेयरनेस। चाइल्ड लाइक अवेयरनेस आपके पास है, तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी टू सरेंडर कंप्लीटली। संसारिक स्तर की समझदारी ज्यादा है तो सरेंडर संभव ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। सरेंडर इज थाउजेंड्स किलोमीटर फार फ्रॉम यू। क्योंकि बार बार हर चीज में ये आड़े आती है। बार बार आप देखेंगे कि आपको कितनी बार आड़े आती रहेगी ये चीज। अरे नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये चलने ही नहीं देगी आगे। और ये नहीं, ये क्या चीज होती है? जैसे एक खंबे पे चढ़ने वाली चींटी 1 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर फिसलती है। सुनिए ना कहावत, 1 मीटर चढ़े और 2 मीटर फिसल गए। तो ये जो इफ एंड बट है, डूज एंड डोंट्स हैं, संसारिक स्तर की समझदारी के, ये स्पिरिचुअली आपके लिए बिगेस्ट ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। तो समझदारी क्या है अब इसमें? अब स्पिरिचुअली समझदारी क्या है कि जितनी जल्दी हो सके सांसारिक समझदारी का प्रभाव जो आपकी चेतना पे है उसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर दें, तो आप सरेंडर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जिस पल जिस घड़ी में कंप्लीट सरेंडर होंगे, वो दिन आपकी इनोसेंस का होगा कि यू आर नाउ कंप्लीटली, यू हैव बिकम कंप्लीटली इनोसेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। और जिस दिन आप इनोसेंट फील करेंगे, आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि आपके सर पर टनों
बोझा जो था वो गयो, मुक्त हो गए उससे। टनों वजन से, पता नहीं कब से ढो रहे थे, कितने युगों से वो गयो, खाली हो गया, मस्त हो गए एकदम। और किसी प्रकार की चिंता मुक्त, अरे चाइल्ड तो चिंता मुक्ति होता है। अभी कहीं गोला बारूद चल रहा हो, आपके घर में 2 साल का छोटा बच्चा हो, उसे कोई नहीं फर्क पड़ रहा। गन आके गोली चल जाए, बारूद का बम फट जाए, उसे कोई फर्क नहीं। वो तो उससे भी मजा निकाल लेगा, खुश हो जाएगा, ताली बजाएगा, हा 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 क्या आवाजें आ रही हैं। और जो उसकी फायरिंग की जो लाइट दिखाई देगी उसे उसे उसमें बहुत मजा आएगा। वो सोचेगा एक आध बार और दिख जाए मुझे ये है ब्यूटी ऑफ इनोसेंस। और मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप ऐसे मंजर आने वाले समय में देखने जा रहे हैं। अभी हमारी बहनों ने, जो उधर रहती हैं, उन्होंने तो देखे ही ये मंजर, ये हैं, उधमपुर, सांबा, जम्मू, श्रीनगर। वहां तो ये सब देख ही रहे हैं आप लोग। अब तो डेली के हिसाब से देख पा रहे हैं। और आपको भी धीरे धीरे मजा आने लगा, अच्छा मिसाइल आया है, चलो चलो देखें क्या होता है। ठीक है, अभी अपने घर पे नहीं गिर रहा, कोई बात नहीं, तब तक तो मजा ले ही लो। अच्छा घर पे भी गिर जाएगा तो क्या है, इनोसेंट है, ठीक है, टूट गया, बना लेंगे दोबारा, परेशानी तो कोई है नहीं, क्योंकि अंदर एक सुकून होगा। अब जो अर्थ है, अर्थ रिनोवेशन मोड पे आ गई है। अर्थ इज अर्थ हैज कम ऑन रिनोवेशन मोड। तो आपको इसलिए कोई अंदर सुकून सा भी लग रहा होगा। चलो वो रेनोवेशन वर्क चल रहा है। अब आप रेनोवेट कराते हैं घर में, अपने हाथ से खुद ही तोड़वाते हैं घर अपना, कोई कष्ट होता है क्या? तो ये सारे युद्ध पुद्ध देख कर, सारे में युद्ध हो रखे हैं, गोला बारूद चल रहा है, मर रहे हैं लोग, पर अंदर एक पता है क्या सुकून होगा? अच्छा अब दोबारा रेनोवेशन वर्क चल रहा है डिवाइन के द्वारा। ये धरती डिवाइन का बनाया हुआ घर है। ये बहुत पुराना हो गया है, यहाँ सब चीज गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने कहा चलो इसे रिनोवेट कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये युद्ध वुद्ध होते हैं ना, सारे युद्ध हो गया, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, ये दुनिया जहान की चीजें रिनो रिनोवेशन वर्क है अर्थ का। ये चीज आपके अंदर अंडरस्टैंड हो गई तो आप रिलैक्स हैं, ठीक है। परमात्मा आपका घर है, आप कहीं से भी तोड़वा दो इसे, कुछ भी बनवा दो, आपकी मर्जी, हम तो इसमें भी खुश हैं। अब इनोसेंट जो होता है उसको भय नहीं होता। 1 साल 2 साल के बच्चे को अगर आप कभी गौर करो, उसको ये मालूम नहीं मरना किसे कहते हैं, मरने का भय उसे नहीं होता। उसके अंदर मरने का भय कब बताता आता है? जब माँ बाप, सारे आसपास के लोग उसे मरने के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं, देख ये मरा हुआ इंसान जा रहा, तब जाकर उसे समझ में आता है अरे ये मरना होता है इसे। यानी कि किसी का शरीर हिलना डुलना बंद हो जाए तो बच्चा तब समझता है कि मरना है। जैसे कि सिद्धार्थ को एक दिन मृत व्यक्ति को देखकर समझ में आया कि इसे कहते हैं मृत्यु। बाहर से समझ में आया पर भीतर से समझ नहीं आया। और सिद्धार्थ ने घर बार मृत्यु को समझने के लिए ही छोड़ा था। लोग कहते हैं उन्होंने ज्ञान के लिए छोड़ा, नहीं, मुझे लगता है मृत्यु को समझने के लिए उन्होंने छोड़ा घर। क्यों? मृत्यु को समझना चाहते थे। क्योंकि मृत आदमी की अर्थी ही तो उन्होंने देखी थी, उन्होंने किसी मुक्त आदमी को तो नहीं देखा था ना। मोक्ष प्राप्त मनुष्य को उन्होंने कभी नहीं देखा था सिद्धार्थ ने।
अगर मोक्ष प्राप्त व्यक्ति कोई उनके सामने आया भी होगा तो उसको आइडेंटिफाई करने वाली स्थिति में नहीं थे, लेकिन सरलतम चीज उन्हें समझ में आ गई। ये जो अर्थी पर जा रहा है इंसान, ये हिलडुल नहीं रहा, प्राणहीन है पूरी तरह। तब उन्हें किसी ने बताया था कि ये तो मर गया। तब उन्हें थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मरने का मतलब होता है हिलना डुलना बंद हो जाना, पर उसकी गहराई का नहीं पता था उन्हें। तो गहराई को, मृत्यु की खोजने के लिए ही वो अपने घर से प्रस्थान कर गए। और जब उन्होंने मृत्यु को समझ लिया तो वो उनका जिस पल जिस क्षण उन्होंने मृत्यु को जाना, वो उनका सेल्फ रियलाइजेशन था। अब हमारे सहजी बड़े कूद कूद के खुश होते हैं, माँ ने हमें सेल्फ रियलाइजेशन दे दिया। अब आप समझ ही गए होंगे ना मैं क्या बोलने जा रहा हूं इसके बाद। बड़े कूदते हैं, माँ ने तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन दे दिया, सेल्फ रियलाइजेशन दे दिया। मृत्यु को समझ पाए क्या? नहीं समझा तो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ। कुंडलिनी जागी है, कुंडली की अनुभूति हुई है, नो डाउट इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। क्यों? हमारी कुंडलिनी का हमें अनुभव हो गया, हमने कह दिया कि ये सेल्फ रियलाइजेशन है। पर असली सेल्फ रियलाइजेशन तो मैं तब मानता हूं जिस क्षण हम मृत्यु को समझ जाते हैं, मृत्यु को जान जाते हैं, वो हमारा पहला दिन होता है सेल्फ रियलाइजेशन का। और वो क्षण है जिसे हम कहते हैं फुल इनोसेंस। फुल इनोसेंस क्यों? मृत्यु को समझने के बाद हम भय मुक्त होते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा भय मुक्त होता है। और जब आप भय मुक्त होते हैं तभी आप इनोसेंस कहलाते हैं, इनोसेंट कहलाते हैं। जब तक भय है तो आप इनोसेंट नहीं हैं। जब तक लालसा है तब तक आप इनोसेंट नहीं हैं। जब तक आपके संसारिक टारगेट हैं तब तक आप इनोसेंट नहीं हैं। जब तक आपके अंदर तुलना है तब तक आप इनोसेंट नहीं हैं। जब तक भी हीन भावना या उच्च भावना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, आप इनोसेंट नहीं हैं। जब तक कैलकुलेशन है हर चीज में, कैलकुलेशन वाली चीजों को छोड़कर, तब तक आप इनोसेंट नहीं हैं। तो ये इनोसेंस का मतलब है। जब तक कोई लालच है इनोसेंट नहीं है। जब तक कोई हिडन मोटिव है तो भी इनोसेंट नहीं है। जब तक ध्यान के परिणाम स्वरूप आप कुछ चाहते हैं तब आप इनोसेंट नहीं हैं। कितने सारी चीजें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हम इनोसेंट नहीं हैं। और जब ये सारी चीज वाष्पीकृत हो जाए, इवेपोरेट हो जाए आपकी चेतना में से, और आप आनंद की अनुभूति को हर स्थिति में महसूस करने लगे, तूफान में, भूकंप में, आपके अभी भूकंप आया, आपका घर जोर जोर से हिल रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप इनोसेंट हैं। एक साल डेढ़ साल का बच्चा खेल रहा है घर में, अचानक बड़ा तेज भूकंप आता है, घर जोर जोर से हिलने लगता है। थोड़ी देर को तो वो थोड़ा चुप हो जाएगा, फिर खिलखिला के हंस देगा, क्योंकि उसे तो उसमें ही मजा आ रहा है, जोर जोर से हिल रहा है वो घर आपका। वो तो उसे सोच रहा है कोई राइड चल रही है। उसे तो राइड में मजा आ रहा है कि कोई राइड पे हूं मैं, तो ये बड़ी जोर जोर से घर हिल रहा है।
और आपके अंदर ये स्टेब्लिश हो गई इनोसेंस, तो वो भयानक स्थिति में भी आप देख रहे हो, अच्छा ऐसे ऊपर देख के, अच्छा भी टूट रही है क्या दीवार, कितनी टूटी है, इतनी ज्यादा टूट रही है क्या, बस अब आप ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे। पंखा कितनी जोर से हिल रहा है, ऐसे करके देखेंगे, अच्छा हिल रहा है तो क्या छत गिर जाएगी क्या या नहीं गिरेगी, चिंता नहीं है, बस ये कैलकुलेशन सोच रहे हैं, अच्छा भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, यू आर जस्ट एंजॉइंग। पता लगा अभी अभी कोई बांध पे अटैक हुआ, एक मिसाइल दागी, बांध टूट गया, भाखड़ा नंगल डैम या हमारा टिहरी वाला, खबर आ गई कि यहाँ डूबने वाला है, घंटे 2 घंटे में शहरों तक पानी पहुंच जाएगा, आप निकल जाओ। हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा श्री माता जी आ गया हमारा टाइम, चलो हम कहीं वहीं नहीं जा रहे, होने दो, डूबने दो, हम यहीं बैठे हैं, हमें नहीं भागना कहीं। कहाँ तक भागेंगे, आज भाग लेंगे, कल तो मृत्यु आनी है, कब तक भागेंगे मृत्यु के डर से। दिस इज इनोसेंस। बहुत ज्यादा किसी ने कहा भैया 20-20 फीट पानी हो जाएगा, आपने कहा अच्छा ऐसा है, चलो एक काम करो, थोड़े ये कैश पड़ा हुआ है, इसे ऊपर वाले छत तक कमरे में पहुंचा देते हैं, भाग नहीं रहे, अगर मर गए तो मर गए, इस कैश का भी क्या काम, अगर जीवित रह गए तो कैश चलो ऊपर तक पहुंचा देते हैं, थोड़ा भीग के खराब ना हो जाए नोट, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन का खाने पीने का प्रबंध हो जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं करने वाले आप। जो भीग कर गलने वाली चीजें होंगी बस उसे ही बचाएंगे, बाकी कुछ बचाना नहीं चाहते, ठीक है हम ही मर जाएंगे, क्या बचाएं, कहां तक बचाएं हम, और क्यों बचाएं, बस बचाएं भी किस लिए, अगर हम एलिमिनेट होने जा रहे हैं तो किस चीज के लिए बचाने वाली हैं चीजें हम। ये इनोसेंस है, ये चलो रिलैक्स। यो पाकिस्तान व मानने वाला नहीं है, आसपास के रहने वाले आप लोग बिल्कुल तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है, ये टेम्परेरी फेज है, क्योंकि इस बार कुछ कहानियां और हैं, बहुत बड़ी गहरी कहानियां हैं, ये मात्र टेररिस्ट का मैटर नहीं है, बहुत गहरी गहरी चीजें हैं इस बार की। अब यो जो कराया गया था, एक मजेदार बात समझ में मजेदार आ रही मुझे अंदर से, ये कराया तो कुछ और सोच के गया था, अब ये इतना बखेड़ा फैल गया है कि इसको समेट कोई भी नहीं पा रहा अब, इसके पीछे अब बहुत सारे दूसरे कारण सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके, ये फैल गया, ये बेचारे ने जो सोच के जिन लोगों ने कराया था ना, उनके हाथ से बात निकल चुकी है अब ये, अब मजबूरी में गले में पड़ा हुआ ढोल हो गया ये, उधर वालों के भी और इधर वालों के भी। मैच तो था 2020 का, अब ये मैच हो गया ड्रॉ। 2020 के चक्कर में अब ड्रॉ हो गया है पूरा, अब नए तरीके से होगा, अब ये फैल गया बहुत ज्यादा, अब किसी के संभाल में नहीं आ रही है, बड़ी सारी कहानियां आप देखोगे, बड़ा मजा आएगा आपको, पर ये कुछ ना कुछ होता रहेगा, कहानी ये है एक्चुअली, तो इसके लिए थोड़ा सा देखने वाली बात है, चिंता रहित होकर देखते रहो क्या होना है। अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल फतेह सेकंड अगर डिस्ट्रॉय नहीं की जाती तो दिल्ली जा रही थी, कौन सी जगह का टारगेट था पता नहीं दिल्ली का, लेकिन जा तो दिल्ली रही थी। अब एक बार हो चुका, वो ये गारंटी थोड़ी है कि दोबारा ना हो। अब हमारे यहां से हमारे शूरवीरों ने उनके मुख्य मुख्य ठिकानों को उड़ा दिया है, उड़ा दिया, 100% उड़ा दिया, तो टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी है, उन्हें भी पता है हमारे ठिकाने कहाँ है, समझने की बात यह है, ये तो अब किसी का भी कोई भी ठिकाना पूरे विश्व के सामने ओपन है, एकदम ओपन है। और इसके लिए अमेरिका की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वो तो डेटा ही बेच रही है, उसका धंधा यही है, किसको डेटा चाहिए अटैक करने के लिए, लाओ हम दे देते हैं,
15 सेंटीमीटर तक का एक्यूरेसी वाला डेटा चाहिए। तो अब कुछ कुछ भी छुपा ढका कुछ नहीं, जिस साइड से भी चूक होगी उस देश में नुकसान हो जाएगा। क्लियर बात तो यह है। बड़े सारे धंधे चल रहे हैं। अब ये भी सामने आई चीज कि भाई चाइना अपने एम्यूनिशन को टेस्ट कर रहा था, इधर ये भी पता लगा और दूसरे भी लोग एम्यूनिशन टेस्ट कर रहे थे अपना अपने इक्विपमेंट को कैसा काम कर रहा है। हमारे यहाँ S-400 भी टेस्ट हो गया रशिया का, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट हो गए, हमारे आकाश मिसाइल टेस्ट हो गए। अभी तक तो डमी टेस्टिंग चल रही थी, अब रियल में टेस्ट हो गए। तो हमारे यहाँ के लोगों को भी पता है हमारी क्षमता और सीमाएं क्या है, दूसरे साइड में भी पता है, अन्य देशों को भी पता है। अभी यूएस से अपना कबाड़ खाना बेच रहा था हमें, वो तो बेचारा, वो तो अभी भी बेच देगा। हमारे यहाँ वाला तो बिल्कुल नतमस्तक हुआ पड़ा है, हाथ जोड़े खड़ा है, हुजूर बताओ क्या करूं मैं आपके लिए। आप जैसी इकोनॉमी भारत की चलवाना चाहते हो मैं तो बिल्कुल रेडी हूं। आप जो कहोगे ऐसी मैं इकोनॉमी चलवा दूंगा, ऐसे ही मैं सौदे करा दूंगा। आप जो बोलो हुजूर मेरे आका। हमारा वाला तो अब ऐसी स्थिति में आ गया। अब अमेरिका को अपने 35 जो F-35 है उन्हें टेस्ट करना है, और उसने वैसे तो टेस्ट किए नहीं, जेन्यूनली टेस्ट तो वो हुए ही नहीं है, डमी टारगेट्स पे हुए हैं। लेकिन जब डॉग फाइट होती है प्लेन्स की, असली टेस्टिंग तब होती है। उनके जो जैमर होते हैं, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक प्लेन के अंदर दूसरे प्लेन के सिस्टम को जैम करने का भी जैमर लगा हुआ है। अभी कुछ ऐसा घटनाक्रम बना है कि शत्रु देशों ने किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमारे वाले साइड के प्लेन के सिस्टम को जैम कर दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। स्पष्टीकरण किसी ने नहीं दिया है। हमारी साइड से नुकसान हुआ है प्लेन का। अब ये कंफर्म नहीं है किसी ने, क्योंकि इसको कोई दिखाया नहीं, कोई भी फोटो नहीं है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन सुनने में आया है। तो बड़ा सोफोस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। अब जब ये जिसने भी ये सोफोस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बना ली, वो टेस्ट कहाँ करेगा। टेस्ट करने का एक ही जरिया होता है, इन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध करा दो, सारे आर्म्स, सारे के सारे प्लेन टेस्ट हो जाते हैं, और वो टेस्ट हुए। और हमारे यहाँ जो ढोल पीटू, हमारे तथाकथित विश्व गुरु का ढोल पीटू मीडिया था, मैं तो हैरान हो गया जब उस पिछले बार सेशन में मैं बता रहा था ना पढ़ पढ़ के, अच्छा यहां भी पहुंच गए। वो सारी फेक न्यूज, सारी फेक न्यूज थी। उसमें ये रहता कराची को कब्जे में कर लिया, लाहौर भी कब्जे में कर लिया, अब तो आईएनए ने ये भी उड़ा दिया। आपके सामने पिछली बार न्यूज पढ़ के बता रहा था मैं, सेशन भी चल रहा था। बिल्कुल सही है तनु, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उल्टा पड़ गया है, लेकिन इन महाशय को बहुत बुरी तरह उल्टा पड़ गया। अब उनकी इतनी थू थू हो रही है, अब तो इनके अंध भक्त भी इन्हें कोसने लग रहे हैं। हालत ये हो गई है। मैं कई ऐसे अंध भक्तों को जानता हूं, वो भी अब प्रश्न करने लगे हैं, यार ये नहीं करना चाहिए था। खैर, विधि का विधान है, गलत करने वाले का सही तो नहीं हो सकता, जो गलत करेगा उसका सही कभी नहीं होगा, ये बात बिल्कुल तय है। दूसरी बात, आप सब लोग कितने दिनों से कार्य कर ही रहे हैं, आखिर शक्तियां अपना कार्य तो करती हैं। और सबसे बड़ी मजेदार शक्ति तो मुझे बड़ी फनी शक्ति लगती है, भ्रांति देवी का कार्य सबसे बढ़िया लगता है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा। अब ये जो घटनाक्रम हुआ, ये सारा भ्रांति देवी के परिणाम स्वरूप हुआ। उनकी खोपड़ी में एक्टिवेट होने के बाद में उनसे ऐसे ऐसे काम कराए, और अभी भी वो ऐसे ऐसे काम करा रही है। अब विश्व गुरु वाला तमगा बिल्कुल परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, क्या बोलोगे आगे। तमगा परिवर्तित हो गया ना गुरु वाला, हालांकि गुरु वाला था कभी भी नहीं, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड तमगा मिला हुआ था ये। अब क्या हो गया है इसका, कोई सुंदर सा नाम आ रहा है आपके जहन में,
विश्व प्लस, जैसे फिल अप द ब्लैंक, एक वो होता था ना बच्चों को, फिल अप द ब्लैंक। मैंने कहा विश्व डैश डैश डैश, क्या लगाना पसंद करेंगे आप लोग? मूर्ख गुरु। हैं? विश्व गुल्लू। बहुत सारे डैश हैं, कुछ भी लगा लो आगे। विश्व गुल्लू, विश्व पप्पू, है ना, और विश्व मूर्ख, कितने सारे लगा सकते हो आप। विश्व दास। विश्व का सबसे फ्रॉड इंसान। है। फ्रॉड। वो तो वो तो वहीं से, यात्रा तो वहीं से शुरू हुई थी। इनका तो शुरुआत ही वहीं से हुई है, फ्रॉड से। शुरू में किसी को जितेंद्र नहीं पता था। देशवाल ने नाम दिया था। देखो, हम जैसे लोगों को इनकी पुराना इतिहास नहीं पता था। 2014 में किसी इनका इतिहास हमें बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि हमारी कभी रुचि नहीं थी इसमें। जो ये सारा घटनाक्रम है पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स का, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो कभी देखता भी नहीं था इधर की तरफ। अखबारों में अगर कोई न्यूज होती थी, उसे वैसे ही पलट लेता था। ये कभी नहीं पढ़ा मैंने कि कौन नेता हो गया, क्या हो गया। बस इतना पता था प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, और हमारा मुख्यमंत्री कौन है। इन तीन के अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं था। बहुत ज्यादा डिफेंस मिनिस्टर ले लो और एक फाइनेंस मिनिस्टर, पता भी नहीं था मुझे, ना कोई इंटरेस्ट था। ये तो बहुत बड़ा झटका लगा था 2016 की नोटबंदी में। हाय भगवान, मैंने कहा ये क्या हो गया हमारे देश में। तब ध्यान देना शुरू किया कि भाई ये कहानी खतरनाक है हमारे देश में। इतना बड़ा झटका, भारत के पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाला था ये, और तब से उभरा नहीं है भारत। तो अब विश्व के आगे गुरु हटाकर आप जो मन करे फिल अप द ब्लैंक कर लो अपनी अपनी सुविधा से। अब ये हालत हो गई है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है विश्वदास वाली स्टेटस में है, हाथ जोड़े खड़े हैं साहब के। बड़े पप्पा बताओ, बड़े पप्पा हो गए अब ये। अब वो कहाँ गया वो हाउडी माय फ्रेंड, वो तो गया। अब तो माई बाप, अब तो माई वाला बाप वाले स्टेटस में आ गए साहब। बड़ा, इतना दुर्दशा हमने अपने भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आज तक नहीं देखी। इतनी दुर्दशा किसी की नहीं देखी। ये सब कर्मों के फल हैं। और आप याद करो, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था, इन साहब का वो हाल होगा जैसे अब आप प्याज छीलते हो ना, प्याज के छिलके कितने सारे होते हैं, धीरे धीरे करके छिलते 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 अंदर का भाग निकल के आता है। तो अब ये बिल्कुल धीरे धीरे छीले जा रहे हैं। पता नहीं कितनी तरीके की चीजों के छिलके उतरते 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 बिल्कुल ये नगण्य हो जाएंगे। और जितना इन्होंने ढोल पीटा है ना अपनी महानता का, इनकी महानताओं की जो परतें हैं छिलकों की तरह ऐसे ऐसे उतरती चली जाएंगी, ऐसे ऐसे उतरेंगी कि आ रहा है वो समय जब अंधभक्त बहुत गंदी गंदी गालियां इन्हें भी देने वाले हैं। इनके सचिव को तो उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दे ही दी, आपने देखा होगा। गंदी गंदी गालियां, जो बेचारे वो विक्रम मिस्री, वो सचिव, विदेश सचिव है, जैसे उन्हें ड्राफ्ट बना के आप दोगे, वो बेचारे वो पढ़ के बोल देते हैं। उनकी बेटियों को इतनी गाली दे रहे हैं इनके अंधभक्त। मतलब एक वो हिमांशी नरवाल थी जिनके हस्बैंड को आतंकवादियों ने मार दिया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दिया था कि जो ये इशू हुए हैं उसे प्लीज आप हिंदू मुस्लिम ना बनाएं। इतनी भयंकर गालियां बकनी शुरू करी उस बिचारी बच्ची को, जो अभी अभी उसके सर सर पे से साया उठा है अपने पति का। कितने घिनौने लोग हैं। मतलब इसकी तो पराकाष्ठा है। घिन आती है एहसास करके कि हमारे भारत में ऐसे लोग हैं। बड़ा वितृष्णा का अनुभव होता है।
और ऐसे ही इनका ये भी अब टारगेट पे धीरे धीरे आ रहे हैं, और ये गाली खा खा के ही हटेंगे अच्छे खासे, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं। एक काल आता है जब आपको हवा हवा में चढ़ते जाते हो आप, और उसके बाद धीरे धीरे करके आपके दुष्कर्म, जो आपने गद्दारी की है अपने मुल्क के साथ में, अपने प्रदेश के साथ में, अपने देश के लोगों के साथ में, सबकी परतें खुल रही हैं। अब शुरू हो गया ये सिलसिला ये। और ये भी डिवाइन नेटवर्क का काम है, ये भी डिविनिटी का ही काम है। बस माँ आदि शक्ति, माँ निर्मला के रूप में जब तक थी, तब तक वो सारा दारोमदार उनका था, और उनके साकार स्वरूप के समाप्त होने के बाद कार्य के, अब उन सारे उनकी संतानों का संतानों पे दारोमदार आ गया है। जो लोग पूर्णतया सरेंडर्ड हैं, या कहें कि जो लोग भीतर से पूर्णतया इनोसेंट हैं, उन इनोसेंट सोल्जर्स के जरिए ही ये सारा कार्य घटित कराया जा रहा है, और आगे भी कार्य बढ़ता ही जाएगा। तो ये स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। 1 मिनट रह गया इस वाले सेशन के लिए। तो ये वाली बात हमें अच्छे से समझनी है कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए।